देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कब होगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता कब है और होता है तो होता क्यों? हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी कंडक्टर में से अगर पास होगा तो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वो जो कंडक्टर है वो हीट होना चालू करता है। जैसे एक यहाँ पे वायर है, अब इसमें क्या हुआ कि छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस रोकेगा। तो इसी की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हीट जनरेट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये जनरली कहाँ पे होगा? तो ये जनरली होता है जहाँ पे तुम बैड क्वालिटी का कंडक्टर यूज किए हो, मतलब कि बैड का वो मटेरियल यूज किए हो, या फिर ऐसा जगह जहाँ पे रेजिस्टेंस जो रहता है वो अधिक होता है, तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा जाता है। समझ में आया? देखो पढ़ेंगे अब। When an electric current passes through a conductor or an electric devices, the conductor became hot after some time and produces heat. This is known as heating effect of electric current. इसको हम लोग और एक चीज कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहें या फिर हम कहें तुमको कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दोनों बराबर है, दोनों सेम चीज है। इसमें क्या होता है कि जो हीट रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का स्क्वायर का। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? करंट का स्क्वायर का। और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? रेजिस्टेंस का। मतलब कि हीट तुम जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस तुम्हारा उतना ज्यादा होगा, तभी हीट ज्यादा हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी तुम्हारा कम निकलेगा। क्लियर है? फिर है हीट और टाइम का। हीट जो है वो टाइम से एकदम प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा समय के लिए तुम कोई सामान यूज करोगे उतना ज्यादा वहां पे वो हीट करेगा। जितना कम समय के लिए कोई सामान यूज करोगे उतना कम वहां पर हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा हम लोग को। तो फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है? करंट है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। टी क्या है? टाइम। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे टोस्टर हो गया, तुम्हारा रूम हीटर हो गया, वो सारा के अंदर में एलॉय लगा हुआ होता है। समझ में आया? वहां पर प्योर मेटल नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम प्योर मेटल का अगर यूज करेंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो लो रहता है। वो कुछ ही 200 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस पे वो गल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। लेकिन एलॉय जो होता है, इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब कि इसमें कितना भी हीट चला जाए वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है। दूसरा चीज, इसमें हाई रेजिस्टिविटी होता है देन मेटल्स, इसमें रेजिस्टिविटी इंक्रीज रहेगा। इसी के वजह से हम लोग जो भी अप्लायंसेस है ना, रूम हीटर हो गया या तुम्हारा वाटर हीटर हो गया, तुम्हारा जो हीटर होता है खाना बनाने वाला, वो सब हो गया, तो उस सब में हम लोग एलॉय का यूज करते हैं। एलॉय का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि एलॉय का यूज करने से हीटिंग इफेक्ट अच्छे तरीके से किया जाता है, दिखता है। समझ में आया? क्लियर है? आगे देखेंगे अपन लोग। इलेक्ट्रिक बल्ब, पुराना जो 100 वाट वाला बल्ब होता था, याद है? 100 वाट वाला जो बल्ब होता था उसमें क्या था ना कि एक अंदर में वायर यूज किया जाता था टंगस्टन मेटल का। किसका? टंगस्टन मेटल का, जिसको कि हम लोग कहते थे फिलामेंट कहते थे। ठीक है? तो ये जो फिलामेंट था, जानो मैम, ये जो फिलामेंट था ये टंगस्टन का बना होता था। अब टंगस्टन का क्यों बना होता था? नॉर्मल लोहा का क्यों नहीं बना होता था या फिर कॉपर का क्यों नहीं बना होता था? क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पर कॉपर का यूज कर लें या फिर लोहा का अगर यूज कर लें तो लोहा और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो थोड़ा सा भी हीट पड़ेगा तो वो गल जाएगा। और वहीं पर अगर टंगस्टन मेटल का हम यूज किए हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, हजारों डिग्री सेल्सियस ये सह लेगा, जिसके कारण वो अंदर में ग्लो करने लगता था बल्ब। क्लियर है बात? उसके बाद है हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्यूज। सबके घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा ही होता है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह में अभी के समय में हम लोग का घर में लगा रहता है एमसीबी। पहले जमाने में होता था इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखे वो इलेक्ट्रिक फ्यूज? अरे वो मिट्टी वाला नहीं होता था, अंदर में फ्यूज जैसा दिखता था। नहीं देखा है? हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे पतला सा वायर लगा हुआ होता था। ठीक है? और ये जो मिट्टी वाला है ये इस वायर का कनेक्शन को पूरा करता। तो जब भी हम लोग का घर में अगर एक्सेस करंट अगर पास होता तो यहाँ पे जो ये वाला वायर लगा होता तो ये वायर अपने आप को मेल्ट करवा लेता, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं जा पाता। समझ में आया? और तुम्हारा घर का जो करंट है वो बच जाता। ठीक।
अब देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज हम लोग करते क्यों है और इलेक्ट्रिक फ्यूज का जरूरत हम लोग को पड़ता क्यों है। जब भी मान लो तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो कभी कभी वोल्टेज जो है ना हम लोग को कितना चाहिए रहता है, 220 वोल्ट, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये वोल्टेज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज होने के कारण तुम्हारा घर का जितना अप्लायंसेस है ना वो सारा उड़ जाएगा। तो इसी चीज को बचाने के लिए हम लोग अपने घर में फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज क्या करता है कि जहां सेंस करेगा कि 220 वोल्ट करंट से ज्यादा अगर ऊपर गया है तो उसके अंदर में जो वायर अभी हम दिखाए थे, पतला वाला वायर होता है, वो वायर मेल्ट डाउन हो जाएगा। मेल्ट डाउन होने के कारण करंट आगे सप्लाई नहीं होगा और तुम्हारा पूरा घर का करंट जो है रुक जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा, जिससे तुम्हारा अप्लायंसेस बच जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यही कारण है कि हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है। और फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, गलेगा ही नहीं, फिर मेल्ट ही नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आग लग जाएगा पूरे घर में, होता है ना, आग लग जाता है शॉर्ट सर्किट होने के कारण। समझ में आ गया बात? तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग क्यों लगता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब भी होगा तो पूरा वायर तुम्हारा गल जाएगा, गर्म होकर के एकदम गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो कि क्या होता है, जूल्स लॉ के वजह से होता है। जूल्स लॉ क्या था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया बात? और फ्यूज वायर को देखो हमेशा हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सीरीज में करेंगे। अब बोलोगे सर कि हम लोग घर में तो पैरेलल वाला यूज होता है, तो सीरीज में कैसे कनेक्शन हो रहा है? समझो, देखो हम लोग घर में मान लो ये करंट वाला वायर आया है, एक फेज वाला है, एक मान लो ये वाला न्यूट्रल वाला है। ठीक है, तो ये फेज वाले में क्या किया जाता है ना कि इस जगह पे यहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है और फिर यही वायर हम लोग के घर के अंदर में जाता है, और ये न्यूट्रल वाला वायर तो ऐसे ही चल जाता है। ठीक है, तो ये तो लगा हुआ है सीरीज में ही है ना, पैरेलल में तो नहीं ना लगा हुआ है। तो सीरीज में होने के कारण क्या है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तुम्हारा तो ये मेन लाइन को ही काट देता है, जिसके कारण करंट इधर से जाएगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट आगे होगा ही नहीं। हो गया, समझ गया बात? जो फ्यूज होता है ना उसका अलग अलग एम्पियर होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एटसेट्रा, ऐसे चलते जाता है। तुम जब भी फ्यूज लेने जाओगे तुमको बोलेगा दुकानदार कि कितना एम्पियर का फ्यूज चाहिए, ताकि तुमको कितना वोल्टेज का तुमको घर में जरूरत है। कम वोल्टेज में अगर ज्यादा एम्पियर का ये लगा लोगे, फ्यूज लगा लोगे, तो घर में शॉर्ट सर्किट होते रहेगा, फ्यूज को पता ही नहीं चलेगा, आग लगा देगा वो। जब तक परफेक्ट एम्पियर का तुमको अगर फ्यूज नहीं रहेगा तुम्हारा घर सेफ नहीं है। क्लियर है? और जो ये फ्यूज का वायर होता है किससे बना होगा, तो एल्यूमिनियम का, कॉपर का, लेड का, आयरन का, ये सब का बना होता है। क्यों हम लोग ये नॉर्मल मेटल का यूज किए हैं? गुड। एसआई यूनिट करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये सारा चीज हम लोग तो देख ही लिए थे, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। अब हम लोग का घर में फ्यूज के जगह में यूज किया जाता है एमसीबी का। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सेम काम करता है फ्यूज जैसा ही, लेकिन इसका फंक्शन ये है कि जहां तुम्हारा घर में ज्यादा अमाउंट में करंट आएगा, ये